अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं आपकी सादिया मैम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्ले विद साइंस पर। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आऊंगी, तो आज है हमारा जो लेसन फर्स्ट है, यानी अपना ठोस अवस्था चैप्टर जो है, सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेके आई हूँ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे और लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस सही थे। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारा जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, उस फर्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन देखें पहले, अष्टफलक रिक्तियों को बनाने के लिए कितने गोले भाग लेते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान होगा कि हमने पढ़ा हुआ है पीछे टॉपिक कि अष्टफलक जो रिक्तियां हम पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं इस तरीके से अष्टफलक रिक्तियां जो है, इस तरीके से 3 गोले तो हम नीचे रखते हैं और 3 ही गोले हम क्या करते हैं, इस तरीके से ऊपर रखते हैं। ठीक है, मतलब 3 गोले तो क्या है, नीचे है, और उसके जस्ट ऊपर कितने गोले हैं, 3 गोले हैं। मतलब 3 बॉल आपने 3, इस तरीके से आप थोड़ा समझे 3D में कि आपने 3 बॉल रखे हुए हैं। ठीक है, 3 बॉल को जोड़ दी इस तरीके से, या जस्ट अपने गुब्बारे जो है, आप गुब्बारे का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। तो 3 गोले इस तरीके से नीचे है और 3 ही गोले उसके ऊपर है। तो इनको एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखना है कि ये एक दूसरे की रिक्ति को आच्छादित कर दे, मतलब जो थोड़ा सा स्पेस बच रहा है उसको ढकने की कोशिश करे। ठीक है, तो उस स्पेस को ढकने के लिए हमने गोलों को इस व्यवस्थित क्रम में रखा है। देखो दोबारा देखिए, मैं दोबारा बता रही हूँ कि ये एक गोला, ये दूसरा गोला और ये तीसरा गोला। क्लियर बात, ये हो गए 3 गोले और मुझे जस्ट इनके ऊपर ही 3 गोले रखने हैं। एक ये गोला, एक ये गोला और एक ये गोला, यानी टोटल कितने गोले हो चुके हैं, 6 गोले। और यहाँ पर फिर भी नगण्य सा स्पेस रह जाएगा जिसे कहा जाता है अष्टफलकीय रिक्ति। क्या बोला जाता है जिसे, अष्टफलकीय रिक्ति। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है कि अष्टफलकीय रिक्ति को बनाने के लिए कितने गोले भाग लेते हैं। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर 3 नीचे है, 3 ऊपर है, यानी टोटल यहाँ पर 6 गोले भाग ले रहे हैं। इट मीन्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ, यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी यहाँ टोटल कितने गोले भाग ले रहे हैं, 6 गोले। देन आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में बोला है एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के जालक संभव है। तो एक क्रिस्टल में 14 प्रकार के जालक संभव है। देखो ये चीज आपको मैंने याद करवाया हुआ है। ठीक है, तो 14 प्रकार के टोटल 14 जालक बनते हैं क्रिस्टल के, तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज मैंने याद करवाई हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होगी आई थिंक। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन है SCC यानी सिंपल क्यूबिक सेल। ठीक है, कि संकुलन क्षमता होती है। तो संकुलन क्षमता हमने ये टॉपिक क्लियर किया था, हमने परसेंटेज निकाल के देखे थे, और अगर आपको ये याद होगा तो आपको ध्यान हो कि SCC की जो संकुलन क्षमता है वो होती है 52%। क्लियर बात, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 52%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है। देखो ये जो टॉपिक है ना, इसको मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको कि ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है। देखो मैंने आपको बताया था कि आयनिक मतलब दोष भी होते हैं, एक होते हैं धात्विक दोष, मतलब मैंने आपको एक टॉपिक बताया था। ठीक है, पहले हम दोष पे आ जाते हैं। हमने कहा था कि ठोसों में ना 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ठीक है, जो ठोस क्रिस्टल जालक होते हैं उनमें 2 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। एक तो होता है आपका परमाणु दोष, परमाणु दोष, या इससे अपने बोलते हैं बिंदु दोष बोलेंगे इस अपने। ठीक है, परमाणु दोष, बिंदु दोष भी बोलते हैं। और एक होता है आपका पंक्ति दोष,
इस तरीके से दो दोष की हमने बात की थी, ठीक है। तो हमने बहुत ही डिटेल से परमाणु दोष की स्टडी की थी, ठीक है। तो परमाणु दोष में, और आपने पंक्ति दोष भी पढ़ा होगा, तो इनमें दोष थे एक टाइप के, ठीक है। तो एक दोष आ रहा था आपका आयनिक दोष, ठीक है। आयनिक दोष, आयनिक दोष पे मैंने आपको बताया था, एक होता है धनायन अधिक्य, एक होता है ऋणायन अधिक्य, ठीक है। तो इस प्रकार के आपके कई दोष थे, ठीक है। तो हम सिंपल में बात करें तो ठोसों में जो ठोस क्रिस्टल होते हैं उनमें दो प्रकार के दोष पाए जाते हैं, परमाणु दोष और पंक्ति दोष। अब इन दोषों में भी पाया जाता है आपका आयनिक दोष। अब जो आयनिक दोष आपका होता है, इसमें होता क्या है कि देखो, मैंने इसमें आपको समझाया था कि एक आपके पास क्या है, इस तरीके से क्रिस्टल है, ठीक है। इस क्रिस्टल में NaCl 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 इस तरीके से क्या है, आपके आयन है, ठीक है। जैसे ही हम इस क्रिस्टल में से सोडियम गैस को प्रवाहित करते हैं, कौन से गैस को, सोडियम प्लस को प्रवाहित करते हैं, ठीक है। सोडियम को प्रवाहित करते हैं, सोडियम को। तो सोडियम प्रवाहित करने के बाद क्या होता है, सोडियम जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, Na+ के रूप में आपको प्राप्त होता है। तो जैसे Na+ इसके ऊपर से प्रवाहित होता है, अब Na+ है, अब Na+ को एक माइनस वाला आयन चाहिए जिससे ये क्या हो सके, उदासीन हो सके या कंपाउंड बना सके। तो जैसे ही सोडियम गैस को प्रवाहित करते हैं तो ये Na+ बना के एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है, और ये क्या करता है, इस क्रिस्टल में से एक Cl बाहर लेके चल जाता है। यानी यहाँ जो इसकी संरचना जो है वो कुछ इस तरीके से बन जाती है कि यहाँ पर आ गया Na, यहाँ आपके पास एक स्पेस बच गया, यहाँ आ गया Na, यहाँ Cl, यहाँ Na, यहाँ Cl। देन मतलब कुछ इस तरीके से है कि Na ने क्या किया, Cl के साथ रिएक्ट करके किसकी फॉर्म में चला गया, NaCl की फॉर्म में चला गया। तो अब यहाँ पर हुआ क्या, अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो आपके पॉजिटिव है वो तो है 3, पर नेगेटिव हो गया 2। यानी यहाँ पर क्या हो गया, आपके अनबैलेंस होगी, ये जो क्रिस्टल है ना ये अनबैलेंस होगी। तो इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए क्या होता है कि आपका ना ये जो इलेक्ट्रॉन था ना, देखो पॉजिटिव 3 है, नेगेटिव 2 है, अगर एक नेगेटिव और आ जाता है यहाँ पर, चाहे किसी भी फॉर्म में आ जाए, नेगेटिव हमें चाहिए, चाहे वो आयन की फॉर्म में आए चाहे इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आए, ठीक है। अब आयन तो खुद बाहर निकल गया, जो बाहर निकल गया अब वो थोड़ा ना अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि ये तो कंपाउंड बन चुका है, ये सिचुएशन क्या कहते हैं, ये आपका स्थायी हो चुका है, ये तो बाहर जा चुका है। होगा क्या, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना Na+Cl- के साथ चला गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आ जाता है इस रिक्ति में। कहाँ आ जाता है, इस रिक्ति में। देन आपका जो इसका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बन जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ Na दोबारा, यहाँ Cl, Na, यहाँ Cl। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर पॉजिटिव कितने हैं, यहाँ पॉजिटिव 3 है, और यहाँ नेगेटिव कितने हैं, नेगेटिव भी 3 है। यानी ये अब विद्युत रूप से क्या हो चुका है, उदासीन, जो कि बने रहना बहुत ही जरूरी है। तो ये विद्युत रूप से हो चुका है उदासीन। अब आते हैं जो हमारी इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या बात है, ध्यान से सुनना। देखो हुआ क्या, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब इलेक्ट्रॉन जिस रिक्ति में आया है ना, इस रिक्ति को कहा जाता है F केंद्र। इस रिक्ति को क्या कहा जाता है, F केंद्र कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो F केंद्र जिसे कहा जा रहा है, पहली बात तो ये F केंद्र क्यों कहा गया इसे, ठीक है। इसको F केंद्र इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो F है इसका मतलब है फोरबेंजेंटर। क्या है, फोरबेंजेंटर। ये जो फोरबेंजेंटर है ये जर्मन शब्द है। क्या कौन सा शब्द है ये, फोरबेंजेंटर एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है कलर देना, यानी रंग देना, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो, मैं दोबारा क्वेश्चन पढ़ती हूँ। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन आया है जिसके कारण क्या आता है, इसमें रंग आ जाता है, रंग में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है, कलर आ जाता है, कलर में चेंजेस हो जाते हैं, जिस कारण से इसे F केंद्र कहा गया है। और F केंद्र जो है ये F क्यों बोला गया, F से मतलब है फोरबेंजेंटर, जो कि जर्मन शब्द से लिया गया है, और इसका आपका सामान्य अर्थ आप बोल सकते हो रंग से है। तो क्वेश्चन देखो,
ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? तो एफ केंद्र के कारण, क्योंकि एफ केंद्र है तभी तो इसका क्या है, कोई ना कोई कलर है। समझ आ गई बात? तो यही चीज थी एफ केंद्र, जो हम अब मैं आपको सीधे क्वेश्चन बता देती कि भाई ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है, तो मैं बोलती सीधे एफ केंद्र के कारण। तो आपको रीजन नहीं पता होता, नहीं आपको रीजन नहीं पता होता कि एफ केंद्र कारण कलर का क्या मतलब है। तो सारा प्रोसेस मैंने बता दिया है, मैं रिपीट कर देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने कहा कि सबसे पहले आपके आयनिक दोष होते हैं। आयनिक दोषों में क्या होता है, आपने इस तरीके से क्रिस्टल ले रखा है और इसमें से आपने क्या गुजारते हैं, सोडियम गैस, सोडियम प्रवाहित करते हैं। ठीक है, सोडियम को जैसे अपने फॉर्म इसके ऊपर से प्रवाहित करेंगे तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर प्लस बना लेगा। और ये जो आपका प्लस बना है वो क्या करेगा, इस कंपाउंड में से ही, मतलब इस क्रिस्टल में से ही एक Cl को लेकर बाहर निकल जाएगा। तो ये जगह खाली रहेगी। अब ये जो जगह खाली रह जाती है वहां आपका इलेक्ट्रॉन आके बस जाता है, ताकि इस आपके क्रिस्टल की, या आपने बोल सकते इकाई कोष्टिका की विद्युत उदासीनता जो है वो बनी रहे। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आके बस रहा है, जिस स्पेस पे आके बस रहा है, उसे बोल रहे हैं एफ केंद्र। और इलेक्ट्रॉन आने के कारण इसका कोई ना कोई कलर हो जाएगा। और इस एफ केंद्र, इसका नाम एफ केंद्र ही क्यों पड़ा, क्योंकि एफ केंद्र नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जो ये एफ है ये लिया गया है जर्मन भाषा से। जर्मन शब्द है फॉर्बेनजेंटर, उसका मतलब ही रंग से है। क्लियर बात? तो ये वाला टॉपिक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो अब आई थिंक ये आपको पता लग गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? तो बेसिक सी बात है, एफ केंद्रों के कारण, फॉर्बेनजेंटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व। देखो अभी दोष की बात चल रही है, ठीक है। तो मैंने अभी कहा था ठोसों में दो प्रकार के दोष होते हैं, उनके अंदर भी ये दोष होते हैं, ठीक है। तो ये शॉर्टकी दोष भी इनका ही एक प्रकार है। तो क्वेश्चन है, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व क्या होता है? अपरिवर्तित, बढ़ जाता है, घट जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो शॉर्टकी दोष में होता क्या है कि ये इस तरीके से आपके पास क्या है, इकाई कोष्टिका, ठीक है। अब ये जो इकाई कोष्टिका आपके पास है, इसमें होता क्या है, एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, देन माइनस, प्लस, माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से आपके आयन होते हैं, ठीक है। अब देखो होगा क्या कि शॉर्टकी दोष में आपके जो परमाणु होते हैं, ये जो आयन होते हैं, ये बाहर चले जाते हैं। ये क्या होते हैं, बाहर चले जाते हैं। ये दोषों का ही प्रकार है। देखो दोष का मतलब क्या है, दोष का सीधा सीधा मतलब है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि आ जाना, या तो बाहर से किसी चीज का अंदर एंटर हो जाना, या अंदर से किसी चीज का बाहर निकल जाना, ये एक त्रुटि ही है। जैसा आपने देखा कि इसमें अंदर से एक चीज बाहर निकल गई और बाहर से एक चीज एंटर होगी, तो जो पहले सिंपल वे में था उसमें तो चेंजेस आ गया ना। फर्स्ट और लास्ट स्टेज को अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों में कितना फर्क पड़ गया। तो ये भी दोष है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। शॉर्टकी दोष में क्या होता है कि जैसे मान लो आपका एक आयन बाहर निकल गया, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आपका यहाँ पर पॉजिटिव बाहर जाएगा तो पॉजिटिव के साथ साथ एक नेगेटिव भी बाहर जाएगा। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको ध्यान है कि इसकी विद्युत उदासीनता को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो आपका जो आयन है वो बाहर गया, बाहर जाने के बाद ये रहा फर्स्ट स्टेज, ये रहा लास्ट स्टेज, यानी अब ये बाहर जा चुका है। इट मीन्स इसमें क्या हो चुके हैं, परमाणु की जो है दोष उत्पन्न हो चुकी है। इसे परमाणु दोष कहते हैं एक टाइप का। मतलब ये इस दोष के अंदर क्या हो रहा है, देखो इसको बोलते हैं शॉर्टकी दोष। दोबारा सुनना, इस दोष के अंदर क्या हो रहा है, इस दोष के अंदर आपके आयन बाहर जा रहे हैं। अब देखो बाहर जा रहे हैं, इट मीन्स पहले परमाणु की संख्या ज्यादा थी, अब परमाणु की संख्या कम हो चुकी है। परमाणु की संख्या ज्यादा से कम हो रही है, इट मीन्स इसका जो वेट है वो कम हो रहा है। देखो आपको पता है कि घनत्व क्या होता है, घनत्व होता क्या है, घनत्व होता है आपका द्रव्यमान अपोन में आयतन, ठीक है। द्रव्यमान अपोन में आयतन। अगर आप सिंपल वे में देखो तो घनत्व और द्रव्यमान एक टाइप से क्या है, इक्वल में चल रहे हैं। मतलब जब द्रव्यमान का मान बढ़ेगा तो घनत्व का मान बढ़ेगा, द्रव्यमान का मान घटेगा तो घनत्व का मान भी घटेगा। अब यहाँ पर आप दोनों में कंपेयर कर सकते हो, इसमें परमाणु ज्यादा थे,
ठीक है। बेसिकली आप जैसे मैंने यहाँ पे गिनती में 6 लिख दिए हैं, तो होता तो नहीं है, होते तो संख्या में बहुत है, लेकिन मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि यहाँ आप देख सकते हो 6 है, और जैसे इसमें से आपके आयन बाहर गए तो बच गए 4। इट मीन्स परमाणु की संख्या कम हो रही है। कम हो रही है तो द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और द्रव्यमान कम होगा तो उसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, शॉर्टकी दोष के कारण ठोस का घनत्व होता है, क्या होता है भाई, शॉर्टकी दोष के कारण जो ठोस का घनत्व है वो घट जाता है। क्यों घटता है ये भी मैंने आपको रीजन बता दिया है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टल तंत्र ए बी में किस क्रिस्टल तंत्र में ए इजिकल्स टू बी, ए नॉट इजिकल्स टू बी नॉट इजिकल्स टू सी एंड अल्फा बीटा गामा इजिकल्स टू 90 डिग्री पैमाना या पैरामीटर रहता है। ठीक है, तो इसकी एक पूरी सारणी है जो आपको लर्न होनी चाहिए, और आई थिंक आपको लर्न होगी। तो इसका आंसर आपको देना पड़ेगा, इसका आंसर बताना पड़ेगा मुझे। तो इसका आंसर देखते हैं। देखो, षटकोणीय में भी ऐसा नहीं होता, घनीय त्रिकोणीय में भी नहीं होता, सिर्फ विषम लंबाक्षी ऐसा है जिसमें आपके ए बी सी आपस में इक्वल नहीं होते और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे 6 क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ आए होंगे। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो अब देखो जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसमें क्या है देखते हैं। तो देखो सेकंड, अभी देखो कई टॉपिक्स जो हैं जो मैंने यहाँ पर समझाए हैं ना आपको, उसमें से आपको कई क्वेश्चंस और सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, पर वीडियो को कंप्लीट देखना है। क्वेश्चंस आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कितने क्वेश्चंस आपसे हो पाए हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो तो, क्योंकि इसी कारण मैं मेहनत कर रही हूँ आपके लिए। तो देखो यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष है। देखो, फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष जो है ना वो किस प्रकार का दोष है, पंक्ति दोष है, परमाणु दोष है, इनमें से कोई नहीं। देखो, मैंने अभी आपको पीछे समझाया है यहाँ पर कि शॉर्टकी दोष जो है ना इसमें परमाणु बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, देखो पंक्ति दोष और परमाणु दोष में अंतर क्या है, दोबारा सुन लो। परमाणु दोष के अंदर तो एक आधा परमाणु बाहर जाता है, पंक्ति दोष के अंदर पूरी की पूरी पंक्ति ही बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, ये पंक्ति दोष तो हुआ ही नहीं, इसमें तो परमाणु ही बाहर गए हैं। ठीक है, तो जैसे शॉर्टकी होता है ना वैसे फ्रैंकल दोष होता है। ठीक है, तो फ्रैंकल दोष के अंदर बाहर से अंदर परमाणु आते हैं, शॉर्टकी दोष में बाहर निकल जाते हैं, बस यही फर्क है। ठीक है, शॉर्टकी दोष में तो घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है, फ्रैंकल दोष में घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष क्या है, एक प्रकार का परमाणु दोष है। तो अभी हम पीछे क्वेश्चन करके आए हैं, तो ये आपसे हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है बीसीसी सेल की संकुलन क्षमता होती है। तो आई थिंक सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये बीसीसी सेल होता क्या है। देखो, मैंने आपको बताया हुआ है कि इस तरीके से क्या होती है, आपकी इकाई कोष्टिकाएं होती है। क्लियर बात, ये क्या है आपके पास इकाई कोष्टिकाएं। ठीक है, अगर इकाई कोष्टिकाओं में जो हमारे अवयवी कण है, अगर वो अवयवी कण केवल 8 कोनों पर उपस्थित हो, इस तरीके से अगर 8 कोनों में मौजूद हो तो उसे हम बोलते हैं SCC, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल। अगर अवयवी कणों में इकाई कोष्टिका में अवयवी कण केवल 8 कोनों पर उपस्थित होते हैं तो उसे हम बोलते हैं SCC। ठीक है, ऐसी अगर हमारे इकाई कोष्टिका, ये जो आपको डिब्बा दिख रहा है इसे हम बोलते हैं इकाई कोष्टिका। ठीक है, तो इकाई कोष्टिका में जो अवयवी कण है वो 8 कोनों के साथ साथ एक बॉडी के अंदर, मतलब डिब्बे के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, जैसे मान लो एक कमरा है और एक कमरे के बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, तो बिल्कुल बीचों बीच होता है तो उसे अपने क्या बोलते हैं, सेकंड नंबर उसे हम बोलते हैं BCC। ठीक है, तो SCC BCC क्लियर हो गया। तो मैं ECC और FCC भी आपको बता ही देती हूँ। तो अब इसके बाद तीसरा आता है, तीसरा जो आता है वो आता है आपका FCC, जिसे अपने बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्टिका या फिर फेस क्यूबिक सेंट्रल क्यूबिक सेल। ठीक है, तो देखो फेस क्यूबिक सेल की अगर हम बात करें तो फेस क्यूबिक सेल में क्या होता है कि इस तरीके से वापस हम एक ड्रॉ कर लेते हैं इकाई कोष्टिका। ये हमारी बन चुकी है इकाई कोष्टिका। ठीक है, तो इकाई कोष्टिका में अगर अवयवी कण 8 कोनों पर उपस्थित हो, देखो 8 कोनों पर उपस्थित तो होंगे ही, हर बार ही अवयवी कण 8 कोनों पर होंगे ही, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरी बात इसने बोला है 8 कोनों के साथ साथ इसके 6 के 6 फलकों पर भी उपस्थित हो तो उसे अपने बोलते हैं FCC।
फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारा कमरा है, ठीक है, ये हमारे कमरे की छत है, ये जमीन है, ये दोनों दीवारें हैं, एक तो दो साइडों की दीवारें और एक आगे पीछे की दीवार, ठीक है, टोटल 6 दीवारें होती है ना। तो सेम इस डिब्बे में भी टोटल कितने फलक हैं, 6 हैं, ठीक है। तो 6 फलक है और प्रत्येक फलक में हमें क्या करना है, एक एक अवयवी कण बनाना है। एक अवयवी कण इस वाले फलक पे आ गया, एक अवयवी कण हमें इस वाले फलक पे बनाना है, एक अवयवी कण ये जो जमीन से आपको दिख रहा है नीचे नीचे का हिस्सा, ठीक है, एक यहाँ पे बनेगा, एक अवयवी कण यहाँ बनेगा। कितने हो गए, 4 हो गए। अब देखो एक दीवार पीछे भी होती है तो ये हो गया 5 और एक दीवार सामने भी होती है, तो ये थोड़ा 3D में आपको सोचना पड़ेगा, ये हो गया 6। तो यहाँ पर जो हमारा FCC है वो कितने हो गए, यहाँ पर अवयवी कण 8 कोनों के साथ साथ 6 आपके फलकों पर भी होते हैं, तो उसे बोलते हैं FCC। और सबसे लास्ट में जो हमारा रहता है वो है ECC, अंत्य केंद्र, ठीक है। तो ECC का भी जो है मैं ड्रॉ कर ही देती हूँ यहाँ पर। ECC में क्या होता है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 8 कोनों पर तो मौजूद होगा ही, कहाँ पर होगा, 8 कोनों पर। अब 8 कोनों पर उपस्थित होने के साथ साथ किन्हीं 2 विपरीत फलकों पर उपस्थित होता है। किन्हीं 2 विपरीत फलक, ये दोनों आपस में विपरीत फलक है, ये दोनों आपस में विपरीत फलक है, और एक पीछे है और एक आगे है, ये भी विपरीत फलक है। तो कोई भी 2 विपरीत फलक आप ले सकते हो, मैंने ये दोनों विपरीत फलक ले लिए, तो ये है ECC। क्लियर होगी बात। तो आपको ये तो मैंने डायग्राम बनाया है BCC का, ये बनाया है FCC का, ये बनाया है ECC का। SCC का अलग सा ही ड्रॉ कर देती हूँ जल्दी से, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे इसमें। तो ये रहा, ये है किसका, SCC का। क्लियर होगी बात, ठीक है। चलो ये तो हो गए भाई, आपको इनमें अंतर बता दिया सबसे पहले। अब इसने क्वेश्चन में बोला है कि BCC एकल सेल की संकुलन क्षमता कितनी होती है। देखो संकुलन क्षमता जो है ना, ये पूरा एक अपना बोल सकते न्यूमेरिकल है, जो कि मैंने प्रत्येक में इनमें अलग अलग निकाल के आपको बताए रखे हैं, वीडियो में अच्छे से समझा रखा है। और जिन बच्चों ने अच्छे से वीडियो समझी है उन्हें तो याद होगा कि इसका जो संकुलन क्षमता होता है वो होता है BCC का 68%। कितना होता है BCC का संकुलन क्षमता, मैं यहाँ लिख देती हूँ 68%, ठीक है। तो जिन बच्चों ने वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखे वो देखें, अपने चैप्टर्स बहुत अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। अब उसके बाद है 9वां क्वेश्चन जो हमारा है, FCC एकल सेल की संकुलन क्षमता होती है। अब FCC यानी फलक केंद्रित जो इकाई कोशिका है, यानी ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसको हम FCC बोल रहे हैं। अब इसकी संकुलन क्षमता कितनी होती है, तो आपको ध्यान में रखना है FCC की जो संकुलन क्षमता होती है 74% होती है। कितनी होती है, 74%। नॉर्मल सी बात, आप ये याद रखो संकुलन क्षमता से मतलब कि कितने अवयवी कण जो है वो जगह घेर रहे हैं, ठीक है, मतलब अवयवी कण का कितना हिस्सा जगह घेर रहा है वो उसकी संकुलन क्षमता है। तो सबसे ज्यादा अवयवी कण किस में आपको दिखाई दे रहे हैं, FCC में दिखाई दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है परसेंटेज इसके ही सबसे ज्यादा होंगी, ठीक है। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, फलक केंद्रित घनीय जालक में एकक कोशिका कितनी एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होती है, ठीक है। तो जो हमारी फलक केंद्रित एकक कोशिका है वो कितनी और एकक कोशिकाओं के साथ सहभाजित होता है। तो देखो सहभाजित है कि मतलब उसके साथ जुड़ सकता है, कितनी और एकक कोशिकाएं इसके साथ आके जुड़ सकती है। FCC की हम बात करें तो देखो 8 क्या कहते हैं, इस तरीके से 8 कोने हैं दिखाई दे रहे हैं, आप इसे याद रख सकते हो कि यहाँ पर कितने होते हैं, ये 8 होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, P प्रकार के डोपिंग अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखो P प्रकार के डोपिंग अर्धचालक, देखो डोपिंग अर्धचालकों के बारे में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, मैंने आपको बता रखा है डोपिंग मतलब अशुद्धि, ठीक है। तो जो अर्धचालक होते हैं आपको ना 3 प्रकार के चालक मैंने बता रखे हैं कि भाई पदार्थ 3 प्रकार से होते हैं, एक तो होता है अचालक, एक होता है चालक और एक होता है अर्धचालक। क्या बता रखा है, एक तो होता है चालक, एक होता है अचालक और एक होता है आपका अर्धचालक। तो ये 3 टाइप मैंने बता रखे हैं, चालक, अचालक, अर्धचालक। अब देखो चालक वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो इनमें मतलब जो आपके क्या कहते हैं अर्धचालकों में विद्युत धारा बहुत ही इजीली हो जाता है, ठीक है।
अचालक वे होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं हो पाता है, ठीक है। इसमें तो जैसे आप धातुओं के टुकड़े वगैरह ले सकते हैं। अचालक वे होते हैं जिसमें आप लकड़ी वगैरह ले सकते हो, प्लास्टिक वगैरह ले सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। अर्धचालक वे होते हैं जिनमें चालक अचालक दोनों के गुण होते हैं। कहने का मतलब कि अर्धचालक वे होते हैं कि ये अपने आप तो इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, लेकिन बाहर से अगर अशुद्धि मिला देते हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आपने पढ़ा था कि हमने इसमें दो प्रकार के पढ़े थे टॉपिक। एक तो हमने पढ़ा था नैज अर्धचालक, एक हमने पढ़ा था डोपिंग अर्धचालक, है ना। तो एक हमने पढ़ा था नैज अर्धचालक, एक हमने पढ़ा था डोपिंग अर्धचालक। और डोपिंग के अंदर भी हमने पढ़ा था, एक पढ़ा था पी टाइप और एक पढ़ा था हमने एन टाइप, पी टाइप और एन टाइप। तो ये थोड़ा सा मैं को हल्का सा रिवाइज करवा रही हूँ कि आपको याद आ जाना चाहिए कि हाँ ये टॉपिक हमने पीछे पढ़े हुए हैं, ठीक है। ओके फाइन। तो देखो यहाँ पर इसने क्या बोला है, इस क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है कि पी प्रकार की डोपिंग अर्धचालकों को प्राप्त करने में मिलाई गई अशुद्धि में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। अब देखो आपको ध्यान होगा कि जो अर्धचालक होते हैं उसमें हम या तो लेते हैं सिलिकॉन या फिर हम लेते हैं जर्मेनियम, इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है। जो कि ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स है, ग्रुप नंबर 14 के एलिमेंट्स है। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम पी प्रकार के अर्धचालक लेते हैं तो हम ग्रुप नंबर 13 के अशुद्धियां लेते हैं, और जब एन टाइप के अर्धचालक हम बनाते हैं तो हम ग्रुप नंबर 15 के क्या लेते हैं, एलिमेंट्स लेते हैं। और ग्रुप नंबर 13 के अगर एलिमेंट्स लेंगे तभी हमारा पी टाइप का अर्धचालक बनेगा। और ग्रुप नंबर 13 की अगर हम बात करें तो उनके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 13 से याद रख लेना 3। ये मैंने थोड़ा सा आपको इस तरीके से याद कराया था, 13 से क्या याद रख लेना है 3, क्योंकि इनके बाह्यतम कक्षक में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिस कारण से पी प्रकार के डोपिंग अर्धचालक बनते हैं जिसमें हॉल शिफ्ट होते रहते हैं, कुछ इस तरीके से था। तो आई थिंक ये आपको याद होगा। तो ये जिन बच्चों ने चैप्टर अच्छे से क्लियर किया है ना, उनको तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहे होंगे, आई एम श्योर बहुत इजी लग रहे होंगे। जो बच्चे पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं उनको कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे, उनको कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे होंगे। तो जितना आपसे हो रहा है हिम्मत करके आप मेरे को सही से आंसर बताना कि हाँ आपने इतने आंसर करेक्ट किए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार क्वेश्चंस देखने के बाद भी आप चैप्टर कर लोगे तो भी वो चैप्टर आपका बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अब उसके बाद बोला गया कि NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। तो जो NaCl क्रिस्टल होता है ना, उसकी संरचना कैसी होती है, फलक केंद्रित घनीय जालक। देखो इसकी पूरी सारणी दे रखी है आपकी, तो सारणी में बता रखा है कि जो फलक केंद्रित घनीय जालक होता है इसमें कौन कौन से कंपाउंड आते हैं, तो उसमें एग्जाम्पल दे रखा है NaCl करके। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। तो आई थिंक ये भी आपसे हो गया होगा। अब हम जो नेक्स्ट ये 2 पेज हमारे हो चुके हैं कवर, और टोटल कितने क्वेश्चन कवर हो चुके हैं अभी तक, 12 क्वेश्चन जो है, हाँ जी 12 क्वेश्चन जो है अभी तक कवर हो चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में। आ जाते हैं हम 13 नंबर क्वेश्चन में। देखो 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, बीसीसी में लेटिस बिंदुओं की संख्या होती है। देखो बीसीसी में लेटिस बिंदुओं की संख्या, चलो हम यहाँ पे उठाई लेते इस चीज को, बीसीसी में लेटिस बिंदुओं की संख्या कितनी होती है। देखो सबसे पहले एससीसी की बात करें ना, तो एससीसी में लेटिस बिंदुओं की संख्या क्या होती है। लेटिस बिंदुओं की संख्या का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसमें टोटल कितने अवयवी कण आ रहे हैं एक्चुअल के अंदर। देखो आपको जो ये अवयवी कण दिखाई दे रहा है ना, ये अवयवी कण कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब यहाँ पर भी कोई इकाई कोष्टिका होगी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर भी जैसे मान लो इस तरीके से कोई इकाई कोष्टिका होगी, थोड़ा सा सपोज करना इस चीज़ को, यहाँ पर पास में भी कोई इकाई कोष्टिका होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये जो इकाई कोष्टिका है ये बहुत सारी इकाई कोष्टिकाओं से घिरा होता है, ठीक है। अब ये बहुत सारी इकाई कोष्टिकाओं से घिरा हुआ है, तो ये अवयवी कण जो है ना, ये आपके टोटल 8, यहाँ पर अपने इस एग्जाम्पल से समझते, देखो आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैं यहाँ पर भी एक बना देती हूँ, एक यहाँ पर भी बना देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा रफली बनाने की कोशिश कर रही हूँ मैं, बस आपको समझ आना चाहिए। अब आप देख रहे हो कि ये एक इकाई कोष्टिका है, ये भी एक इकाई कोष्टिका है, ये भी एक इकाई कोष्टिका है, और ये भी एक इकाई कोष्टिका है। टोटल कितने इकाई कोष्टिका हो गए, 4। अब 4 इकाई कोष्टिका मैंने नीचे बना रखा है। अब ये जो अवयवी कण आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको भी टच कर रहा है, इसको भी टच कर रहा है, इसको भी और इसको भी। अगर सेम 4 इकाई कोष्टिका इसके ऊपर मैं रख देती हूँ,
4 मैं और इसके ऊपर रख देती हूँ, तो ये अवयवी कण कितने इकाई कोष्टिकाओं को टच करेगा? 8। मतलब एक अवयवी कण, जब कोई भी अवयवी कण अगर कोने में उपस्थित हो तो फिर वो अवयवी कण टोटल 8 इकाई कोष्टिकाओं को स्पर्श करता है। मतलब प्रत्येक में इसका कितना हिस्सा हुआ? प्रत्येक में इसका हिस्सा हो जाएगा 1/8। इस चीज को ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो आपको इकाई कोष्टिका दिख रही है ना, ये इकाई कोष्टिका थोड़ा सा इसको टच कर रही है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टच हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। सेम अगर ऐसे ही 4 इसके ऊपर रख देते हैं तो चारों ऊपर जो 4 आपने इकाई कोष्टिकाएं रखी है, 3D में सोचने की कोशिश करना। देखो 3D में इमेजिन करना कि कांच के ऐसे ना डिब्बे, अपने बोलते थे ना बचपन में, ये कांच के घर हैं, ठीक है। तो मान लो ये 4 कांच के घर हैं, 4 नीचे हैं और 4 ही ऊपर हैं, ठीक है। और बीच में अगर कोई गोला रख देते हैं तो वो गोला उन 8 को टच कर रहा है। इट मीन्स प्रत्येक में उसका हिस्सा कितना हो जाएगा? 1/8, ठीक है। कैसे देखो, मान लो आप लोग 4 दोस्त हो, यहाँ पे समझाती हूँ। मान लो आप क्या हो? 4 दोस्त हो। मैं लिख देती हूँ ABCD, क्या हो? आप लोग 4 दोस्त हो, ठीक है। अब 4 दोस्तों और चारों को मैंने कहा कि मैंने आपको दिए हैं 100 रुपये, ठीक है। तो 100 रुपये दिए हैं तो प्रत्येक में हिस्सा कितना हो जाएगा? प्रत्येक को कितना हिस्सा मिलेगा? 100 का 1/4 मिलेगा। प्रत्येक को कितना हिस्सा मिलेगा? 100 का 1/4 हिस्सा मिलेगा ना। तभी तो एक्यूरेट रुपए कितना आएंगे? 25 रुपए। मतलब एक को 25 रुपए कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि मैंने 100 का क्या कर दिया? 1/4 एक जन को दिया, 1/4 दूसरे को दिया, 1/4 तीसरे को दिया, 1/4 चौथे को दिया, तभी तो जाके आपको 100 रुपये मिले है ना। दोबारा सुनो, मैंने कहा कि आप लोग 4 दोस्त हो और मैंने आपको 100 रुपये दिए हैं, तो मैं चारों को तो 100 रुपये, अब ऐसा तो है नहीं नोट फाड़ फूड़ के मैं दे दूंगी, 4 हिस्से करके दे दूंगी, उसकी तो वैलिड मतलब कोई मतलब ही नहीं रहेगा उस नोट का। मैंने कहा कि ये जो 100 रुपये, अब कई बच्चे ले जाएंगे इसको फन में ले जाएंगे, मैम 100 का नोट बंद हो चुके हैं। कोई बात नहीं, सिर्फ समझो इसको, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने आपको क्या बोला कि ये जो 100 रुपये है, अभी 100 रुपये को मुझे प्रत्येक में कितना डिवाइड करना पड़ेगा? 1/4, तभी तो सभी को बराबर 25 रुपये मिलेंगे ना। सेम यहाँ पर जो अवयवी कण है, वो अवयवी कण जो है वो 8 इकाई कोष्टिकाओं में क्या हो रहा है? टच कर रहा है। यानी प्रत्येक में इसका कितना हिस्सा हुआ? 1/8 हुआ। आई थिंक अब समझ आ रहा होगा, 1/8 हुआ। और एक इकाई कोष्टिका में, सिर्फ एक की बात करते हैं, एक इकाई कोष्टिका में कितने अवयवी कण है? टोटल 8 है। यानी सिर्फ एक इकाई कोष्टिका की बात करें तो वहां पर टोटल कितने अवयवी कण हुए? वहां पर एक ही अवयवी कण हुआ ना। कि यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा हिस्सा ये दे रहा है, ये थोड़ा सा हिस्सा देगा, ये थोड़ा सा हिस्सा देगा, ये देगा। इस तरीके से जो 8 है वो अपना 1/8 हिस्सा देंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। क्लियर हुई बात? ये तो होती है SCC में, मतलब बिंदुओं की संख्या, लेटिस बिंदुओं की संख्या। किस में है ये? SCC में। अब देखो ये एक तो प्रत्येक में ही होगा। अगर मैं BCC का निकालती हूँ तो BCC के अंदर आप ध्यान से देखो, देखो 8 कोनों पर है, 8 कोनों पर है तो एक तो होगा ही होगा। एक क्यों हुआ? इस चीज को सॉल्व करके आया, क्योंकि यहाँ पे भी 8 कोनों पर एक एक है, तो उनका टोटल जो होगा एक इकाई कोष्टिका में सिर्फ एक ही हिस्सा होगा। प्लस में इसके बॉडी के अंदर एक पूरा मतलब आपका अवयवी कण रखा हुआ है, तो ये पूरे कमरे के अंदर है। ये चाहे मैं यहाँ पे एक मतलब अपने इस तरीके से इकाई कोष्टिका बिठाऊं, चाहे यहाँ बिठाऊं, मैं किधर भी बिठाऊं, लेकिन जो चीज़ इसके अंदर है ना वो किसी को नहीं छुएगा, किसी के साथ हिस्सा नहीं लेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो चीज़ है ये अकेला है, तो ये एक खुद हो गया। तो यानी यहाँ पर टोटल कितने इकाई कोष्टिका हुए? 2, ठीक है। तो ये तो मेरे को लगता है बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद निकाल भी सकते हो, और वैसे भी मैंने वीडियोस में समझा रखी है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि BCC में लेटेस्ट बिंदुओं की संख्या होती है, तो ये हमारा रहा BCC, और इसमें लेटेस्ट बिंदुओं की संख्या कितनी है? 2 है। कैसे हुआ? 8 अवयवी कण जो कोने पर उपस्थित है उसके कारण तो 1 आ गया, और प्लस में एक बीच में है तो 1 + 1 कितने हो गए? 2 हो गए। यानी टोटल जो लेटेस्ट बिंदुओं की संख्या है वो यहाँ पर कितनी है? 2। कितनी है? 2 है। अब आता है क्वेश्चन C6H6 कैसा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय, अणुचुंबकीय, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो ये एग्जाम्पल मैंने आपको समझा रखा था कि प्रतिचुंबकीय का एग्जाम्पल है C6H6, यानी एक बेंजीन जो होता है ना वो एक प्रतिचुंबकीय होता है, उसमें चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो है डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, इनकी संख्या होती है। तो मैंने आपको बता रखा है जो डायमंड होता है यानी जो हमारा हीरा हम बोलते हैं, जो हीरा होता है उसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होता है ना इस तरीके से 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। अब ये कार्बन चारों कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन की बात करें तो ये भी क्या कर रहा है, चारों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसकी बात करें तो ये भी चारों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसकी बात करें तो ये भी चारों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है। यानी हीरे के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु जो होते हैं वो 4 कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, जिस कारण से उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। क्योंकि विद्युत धारा प्रवाह के लिए जरूरी है कि उसमें क्या पाया जाए, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाए। ठीक है, इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी बंध फ्री नहीं है। सारे के सारे बंध जो है, एक जो बंध है वो दूसरे के साथ बंध बना रहा है। तो इसलिए देखो क्वेश्चन दोबारा सुने, डायमंड क्रिस्टल में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, इनकी संख्या होती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। एक कार्बन परमाणु प्रत्येक कितने कार्बन से जुड़ा है, 4 से। क्लियर होगी बात। अब बात आती है कि FCC एक जालक में कितने परमाणु होते हैं। देखो आगे ना क्वेश्चन, FCC वाला मैं आपको समझा ही देती हूँ। देखो FCC में कितने जालक मतलब कितने आपके परमाणु होते हैं टोटल, एक्चुअल में कितने लेटेस्ट बिंदु भी बोलते हैं। ठीक है, तो कितने होते हैं, देखो 8 कोनों पर है। तो 8 कोनों के लिए मैंने आपको बताया था कि ये प्रत्येक 8 एक कोशिकाओं में जुड़ा रहता है और एक में टोटल 8 है। तो इसके कारण तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 आ गई। प्लस में अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर जो हमारा आपको 6 फलकों पे दिखाई दे रहा है, अब हमें इसका मान भी निकालना है। ठीक है, तो ये जो आपको फलक पर दिखाई दे रहा है ना, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से इकाई कोष्टिका का निर्माण मतलब इस तरीके से एक संरचना बनाती हूँ। ठीक है, ये देखो ये बना लिया मैंने कि इसके साथ एक और इकाई कोष्टिका जुड़ा हुआ है। तो ये जो आपको फलक पर दिखाई दे रहा है ना, अगर मान लो 2 इस तरीके से बॉक्स है। ठीक है, अगर उसमें आपने बीच में को मतलब बिल्कुल बीच में से जिनको आप आपस में जोड़ रहे हो, बीच में अगर आपने एक बॉल लगा दिया तो वो बॉल जो है वो इस वाले गोले को भी स्पर्श करेगा और वो इस वाले गोले को भी स्पर्श करेगा। इट मीन्स एक गोला जो है जो फलक में होता है वो 2 आपकी इकाई कोशिकाओं को एक साथ स्पर्श करता है, 2 को एक साथ स्पर्श कर रहा है। यानी प्रत्येक फलक में इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, प्रत्येक फलक में इसका हो जाएगा हिस्सा 1/2। देखो वही चीज आ रहा है, रिपीट हो रहा है इस चीज को, इसलिए मैंने समझाया था आपको। ठीक है, तो 1/2 इसका हिस्सा आ रहा है। और कितने टोटल है फलक के अंदर, एक इकाई कोशिका में कितने फलक होते हैं, 6 फलक है और प्रत्येक फलक में एक एक अवयवी कण है। तो यहाँ पर टोटल कितने इकाई क्या कहते हैं अवयवी कण है, 6। ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। प्रत्येक जो 6 अवयवी कण है वो कितना हिस्सा निभाएंगे, 1/2। आप बोलोगे मैम ये वाला कर रहा है बाकी कहाँ है। देखो अगर मैं यहाँ पे भी एक इस तरीके से बना दूं ना, तो यहाँ पे भी ये जो गोला है ये इसको भी स्पर्श करेगा, इसको भी। अगर मैं इसके ऊपर भी बना देती हूँ तो ये इसको भी करेगा, इसको भी। यहाँ पे बना देती हूँ, इसको भी आगे पीछे भी रख देती हूँ। तो इस तरीके से टोटल प्रत्येक अवयवी कण जो है ना वो 1/2 हिस्सा निभा रहे हैं, मतलब 2 इकाई कोशिकाओं में एक साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और कितने हैं, एक इकाई कोशिका में टोटल 6 है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। यानी 1 + 3 यानी FCC में कितने आपके अवयवी परमाणु होते हैं, एक्चुअल में कितने परमाणु होते हैं, तो वो होते हैं आपके यहाँ पर देखो 4। कितने होते हैं, 4। ये भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ZNO को गर्म करने पर विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो किसी भी चीज़ को गर्म करेंगे ना, तो गर्म करेंगे तो आपके जो मतलब आयंस होते हैं वो दूर दूर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इजीली मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर इजीली मूव कर पाएंगे तो विद्युत चालकता के मान में हमेशा वृद्धि होगी, कभी भी कमी नहीं होगी, ये चीज़ याद रखनी है। BaSO4 के जल में घुलनशीलता कारण है। देखो निम्न जालक ऊर्जा का मान जितना कम होगा वो चीज जल में उतनी ज्यादा घुलेगी। अगर उच्च जालक ऊर्जा होगा तो फिर उसमें उसका जो घुलनशीलता का मान है वो कम हो जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन आपको याद रखना है निम्न जालक ऊर्जा। क्लियर बात। तो अभी हमने 18 तक क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है
पी टाइप तथा एन टाइप का जो अर्धचालक है वो विद्युत प्रकृति उसकी कैसी होती है? तो विद्युत प्रकृति उसकी क्या होती है? तीव्र यानी ज्यादा होती है, निम्न होती है या उदासीन होती है? तो आपको याद रखना है विद्युत प्रकृति इसकी क्या होती है? उदासीन होती है। पी और एन टाइप की खुद की जो विद्युत प्रकृति है वो कैसी हो रही है? ये उदासीन टाइप की होती है। ठीक है, जर्मेनियम अर्धचालक के स्थान पर आर्सेनिक है। देखो मैंने आपको ना पीछे बताया था अभी, कहाँ गया वो पेज, ये रहा। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा जर्मेनियम और आर्सेनिक अर्धचालक होते हैं, ठीक है, कहाँ, ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि इस पेज पे ही रह गया होगा लिखा हुआ। ओके ओके फाइन, मिल गया, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है जर्मेनियम अर्धचालक के स्थान पर आर्सेनिक है। देखो जर्मेनियम और आर्सेनिक तो क्या है? ग्रुप 14 का तत्व है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, या तो 13 की अशुद्धियाँ मिला देते हैं या 15 की अशुद्धियाँ मिला देते हैं, है ना। तो 13 के अंदर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 13 जो है वो आपको याद होगा कि उसमें आपके इस तरीके से टॉपिक आते हैं कि व्यंजन अपने एक देखो इससे बाद है ना मैं आपको आवर्त सारणी भी बहुत अच्छे से करवाऊंगी। तो फिलहाल याद रखो कि जो आपका ग्रुप नंबर 13 है उसमें आता है बेरिलियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, Ga, फिर In इंडियम और Tl, ठीक है, मतलब इस तरीके से कई सारे तत्व आते हैं। ठीक है, और 15 में भी कई सारे तत्व आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बोल रहा है कि भाई जो आपके हमने अशुद्धि बाहर से मिलाई है, जर्मेनियम के अर्धचालक में आपने आर्सेनिक की क्या मिला दी? अशुद्धि मिला दी। तो अशुद्धि मिला दी तो उसे हम किस प्रकार का अर्धचालक बोलेंगे? नैज अर्धचालक बोलेंगे या डोपिंग अर्धचालक बोलेंगे? अभी मैंने आपको बताया कि हम बाहर से अशुद्धि मिलाकर या तो पी टाइप बनाते हैं या एन टाइप बनाते हैं। 13 की अशुद्धियाँ मिलाएंगे तो पी टाइप बनेगा, 15 की अशुद्धियाँ मिलेंगे तो एन टाइप बनेगा। यहाँ पे हम क्या करें? बाहर से अशुद्धि मिला रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पर कौन सा अर्धचालक होगा? ये डोपिंग अर्धचालक। अब आप बोलोगे मैम फिर नैज अर्धचालक में क्या होता है? देखो नैज अर्धचालक में क्या होता है कि हम टेम्परेचर देख के ना विद्युत धारा प्रवाह करवाते हैं। ठीक है, ये जो आपके अर्धचालक होते हैं ना, इनमें क्या होता है कि या तो अशुद्धि मिलाकर विद्युत धारा का प्रवाह कराओ या फिर टेम्परेचर देख के। अर्धचालक अपने आप विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, इसलिए हमें या तो नैज अर्धचालक काम में लेना होता है या डोपिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो रहेगा आंसर वो रहेगा डोपिंग अर्धचालक। ठीक है, नेक्स्ट है विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं। देखो विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु की अगर हम बात करें तो विषम संख्या युक्त मतलब ऐसे यौगिक जो जिसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना, मतलब वो विषम है, सम नहीं है। देखो एक तो होता है कि जब किसी भी परमाणु में किसी भी कंपाउंड में आपकी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो पेयर होते हैं, मतलब पूरी तरीके से क्या होते हैं, इस तरीके से पेयर होते हैं या सम संख्या में होते हैं। ऐसे कंपाउंड में कभी भी चुंबकत्व का गुण नहीं पाया जाता, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे यौगिक आपके प्रतिचुंबकीय गुण के होते हैं। लेकिन अगर किसी में मान लो यहाँ पे मैंने 2 फिल कर दिया और यहाँ पे मैं फिल कर देती हूँ 1 2 3 4, यहाँ कर दिया 5, यानी टोटल कितने हो गए? 4 ये 2 ये, ठीक है, ये हो गए 6 हो गए। अगर मैं यहाँ पे और एक यहाँ पे फिल कर देती हूँ तो 7। यहाँ पे अब ये जो है ना वो एक विषम संख्या में रह चुका है। यहाँ पे प्रत्येक सम संख्या बना रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक विषम संख्या में रह गया है। तो विषम संख्या में रह गया है, इसका मतलब कि इसमें क्या है, चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित होगा। चुंबकत्व के गुण के लिए जरूरी है कि उसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और जब किसी भी यौगिक या किसी भी परमाणु के अंदर आपके विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो उसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, और इस घटना को हम बोलते हैं अनुचुंबकीय। क्या बोलते हैं इस अपने? अनुचुंबकीय। अब इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं। विषम संख्या युक्त इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु होते हैं प्रतिचुंबकीय, फेरोचुंबकीय, अनुचुंबकीय। तो हमारा आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? अनुचुंबकीय। अब देखो इसने क्या बोला है, जर्मेनियम में ग्रुप 13 के तत्व मिश्रित करने पर प्राप्त सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक होता है। ठीक है, तो इसने बोला है जर्मेनियम में अगर आपने ग्रुप 13 के तत्व मिश्रित किया है तो वो सेमीकंडक्टर किस प्रकार का होता है। देखो मैंने आपको बताया था 13 ग्रुप वाले मिलाएंगे तो पी टाइप का बनेगा, 15 ग्रुप वाले मिलाएंगे तो एन टाइप का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोले कि 13 ग्रुप वाला अगर आपने मिश्रित किया है तो किस टाइप का होगा? पी टाइप का। किस टाइप का होगा? पी टाइप का। नेक्स्ट है आयनिक
आयनिक रिक्ति में फंसे हुए इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं। देखो पीछे मैंने आपको समझाया था, अगर आपको ध्यान हो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से कि जो हमारे आयनिक रिक्ति होती है ना, इसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन आता है उसे अपने बोलते हैं एफ केंद्र, यानी यहाँ पर क्या बोलेंगे, एफ सेंटर। ये बताया हुआ टॉपिक है आपको, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है CaCl की क्रिस्टल संरचना कैसी होती है। तो CaCl की जो क्रिस्टल संरचना होती है वो BCC का एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब BCC यानी इसके जो अवयवी कण होते हैं CaCl में, वो 8 कोनों के साथ साथ एक बॉडी के बिल्कुल बीच में भी होता है CaCl की संरचना में, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है Na2O में सोडियम की उपसहसंयोजन संख्या होती है। Na2O में सोडियम की उपसहसंयोजन संख्या यहाँ पर होती है आपकी 4। देखो उपसहसंयोजन संख्या का मतलब होता है कि यहाँ पर सोडियम को कितने जना के स्पर्श करते हैं, तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। तो आई थिंक आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो ये देखो हमने यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। टोटल हमने यहाँ पर 25 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। तो इसी तरीके से मेरे हिसाब से कि आपको सारा समझ आ गया होगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि सारे क्वेश्चंस आपको कैसे समझ आए और किस तरीके से आप लोगों ने कितने आंसर सही किए हैं, कहाँ आपकी गलती रहेगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे मार्क्स लाइए 12th में। तो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।